Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16 Accounts and Investments, and 8th video on the topic Investments of Company to be held in its own name from ICAF Study Text 2020. And I am your facilitator Kashif Adil. तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, जिस तरह नाम से पता चल रहा है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ कंपनी ऑन इट्स ओन बिहाफ शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इट इन इट्स ओन नेम। तो सिंपली जो कंपनी अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करती है वो कंपनी को अपने नाम पर ही रखनी चाहिए। यानी कंपनी अपने किसी डायरेक्टर के नाम पर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं रखेगी, अपने किसी एम्प्लॉई के नाम पर नहीं रखेगी, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पर नहीं रखेगी। कंपनी को अपने नाम पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखनी चाहिए। ये बेसिक रूल आ गया और ये बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और उन एक्सेप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 3 एक्सेप्शंस टोटल हैं। तो पहली एक्सेप्शन है, द कंपनी मे होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी ऑफ द कंपनी if it is necessary to do so to ensure that number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit। अच्छा, इसको कॉन्सेप्ट को हम सिंपली इलस्ट्रेट कर देते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ABC लिमिटेड हैज़ होली ओन्ड सब्सिडरी जिसमें उनकी पूरी 100% शेयर होल्डिंग है XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, तो XYZ लिमिटेड इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एंड इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 मेंबर्स। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जी पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। अब 100% शेयर होल्डिंग का मतलब है कि सिर्फ अकेला मेंबर तो ABC लिमिटेड होगी। तो इस तरह से तो ये जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 3 मेंबर हों, ये पूरी नहीं हो रही। तो इसके लिए लॉ फिर अलाउ करता है कि ABC लिमिटेड इज अलाउड टू होल्ड सम ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड इन द नेम ऑफ टू अदर पर्सन रादर देन इन इट्स ओन नेम। तो ये जो एक्सेप्शन थी ये इस सिनेरियो में अप्लाई हो रही है। तो ये लॉ ने इस सिचुएशन के लिए ये एक्सेप्शन अलाउ की है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड एक्सेप्शन ये है कि वेयर अ कंपनी हैज़ राइट टू अपॉइंट और गेट इलेक्टेड एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी एंड अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी इन एक्सरसाइज ऑफ सच राइट हैज़ बीन सो अपॉइंटेड और इलेक्टेड, the shares in such other company of an amount not exceeding the nominal value of qualification shares which are required to be held by a director thereof may be registered or held by such company jointly in its own name or in the name of such person or nominee or in the name of such person or nominee alone। अच्छा, अब जो पॉइंट है क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं। कुछ कंपनीज में ने अपने आर्टिकल्स में ये शर्त लगाई हुई होती है कि डायरेक्टर वही बन सकता है जिसके पास कम से कम 50,000 शेयर्स होंगे, जिसके पास कम से कम 10,000 शेयर्स होंगे। तो इस तरीके के जो शेयर डायरेक्टर के तौर पे क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। तो इस सिनेरियो को भी हम एग्जाम्पल से कवर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं जी। ABC Limited has invested in 15% shares of XYZ Limited and wants to nominate Mr. Afzal as director. As per articles of XYZ Limited, only a person who holds at least 10,000 shares, जिन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स कहेंगे, may become the director of the company। तो ये शर्त है। अब ABC लिमिटेड नॉमिनेट करना चाहती है मिस्टर अफजल को। मिस्टर अफजल डायरेक्टर बन नहीं सकेंगे जब तक उनके पास 10,000 शेयर्स नहीं होंगे। तो इसका हल जो है वो लॉ ने इस एक्सेप्शन की सूरत में दिया कि लॉ कहता है ABC लिमिटेड इज अलाउड टू ट्रांसफर 10,000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड इन द नेम ऑफ मिस्टर अफजल। अब ये जो मिस्टर अफजल के नाम पर ये शेयर्स हैं ये जॉइंटली भी हो सकते हैं और ये अलोन इन द नेम ऑफ मिस्टर अफजल भी हो सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है इन दिस सिचुएशन। थर्ड है, कंपनी में आल्सो प्लेस इट्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज in the name of central depository company if it so desires and the securities are allowed to be kept in central depository system। तो हर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सेंट्रल डिपॉजिटरी पे अलाउड नहीं होते। जो अलाउड होते हैं उन्हें एलिजिबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं अंडर सेंट्रल डिपॉजिटरी एक्ट 1997। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंपनी के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास रजिस्टर्ड करवा देती है और उनको दे देती है, उनके नाम पे कर देती है, उसके अगेंस्ट उनसे सर्टिफिकेट ले लेती है।
तो सीडीसी को जो शेयर्स दिए जाते हैं वो अमानत के तौर पर दिए जाते हैं, और वो कंपनी के बिहाफ पर, इन्वेस्टर के बिहाफ पर उन शेयर्स को होल्ड कर रही होती है, और उनके एविडेंस के तौर पर वो अपना एक सर्टिफिकेट दे देती है। तो इस पर एग्जाम्पल है गिवन, द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एंड इन सच अ केस द शेयर गेट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एज अ ट्रस्टी, अमानत के तौर पर। हाउएवर बेनिफिशियल ओनरशिप यानी जो असल मालिक होता है रिमेन्स इन द नेम ऑफ एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर। So if company puts its invested share of securities in central depository, it would not be in non-compliance of the Companies Act. तो ये वाली एक्सेप्शन अप्लाई हो रही होगी। तो बेसिक रूल ये है कि एक कंपनी को अपने शेयर अपने नाम पर ही रखने चाहिए, लेकिन हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़ी, यानी 3 सिचुएशन में लॉ अलाउ करता है कि एक कंपनी अपने कुछ शेयर्स किसी और के नाम पर भी रख सकती है। अब मजीद ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने अपने नाम पर ना रखी हो ड्यू टू एक्सेप्शंस, तो उसको उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। वेयर ड्यू टू एक्सेप्शन discussed above, any shares or securities in which investments have been made by a company are not held by it in its own name, the company shall forthwith enter in a register maintained by it for the purpose at its registered office, the nature, value, and such other particulars as may be necessary fully to identify such shares or securities. तो कंपनी को एक बकायदा रजिस्टर मेंटेन करना होगा, वो रजिस्टर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना होगा, उसके अंदर उस इन्वेस्टमेंट का नेचर, वैल्यू और पर्टिकुलर, भाई किसके नाम पे रखे हैं, कितने शेयर्स रखे हैं, क्यों रखे हैं, ये सारी जो है उन शेयर्स के नंबर क्या हैं, उनकी डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस रजिस्टर के अंदर कंटेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। रजिस्टर शैल बी ओपन टू द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स, यानी ये कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो बगैर फी के इस रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, और एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फीस फिक्स बाय द कंपनी। तो जो बाकी जो लोग हैं वो पैसे दे के और मेंबर बगैर पैसों के। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, जैसे टिपिकली हम कहते हैं कि जी कंपनी के बिजनेस आवर्स होते हैं 9 to 5 आवर्स, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज द कंपनी में इम्पोज सो दैट नॉट लेस देन 2 आवर्स इन ईच डे बी अलाउड। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 9 to 5 का पूरा टाइम अलाउ करे, कंपनी जो है वो 9 to 11 कम से कम 2 घंटे अलाउ करने हैं, 11 to 1 कर सकते हैं, 10 to 12 कर सकते हैं, 3 to 5 कर सकते हैं, कोई से 2 घंटे ज़रूर अलाउ करने हैं। पूरा दिन अलाउ कर दें वो भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं लगानी कि 2 घंटे भी ना बचें इंस्पेक्शन के टाइम के। कम से कम 2 घंटे का टाइम कंपनी को एलोकेट करना होगा इंस्पेक्शन का, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो विदाउट फ़ी और जो मेंबर्स के अलावा लोग हैं वो विद फ़ी इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़, अगर कोई मेंबर जो है वो सर्टिफाइड कॉपी चाहता है रजिस्टर की, तो वो उसे फीस पे करनी पड़ेगी। सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो 7 दिन के अंदर इशू की जाएंगी, और मेंबर सीकिंग टू एक्सरसाइज द राइट्स मस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू दैट इफेक्ट। तो जिसको ये चाहिए ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, रिक्वेस्ट होगी तो उसके 7 दिन के बाद उसको ये सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, और इसमें पेमेंट है। मेंबर की इंस्पेक्शन फ्री है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर बाय रजिस्ट्रार फॉर अलाउइंग इंस्पेक्शन, अब अगर कोई कंपनी जो है वो मेंबर को या किसी और पर्सन को इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर अलाउ नहीं कर रही, तो रजिस्ट्रार मे बाय एन ऑर्डर कंपेल immediate inspection of the register and direct that copies required shall be sent to the persons requiring them। तो अगर आप एक कंपनी जो है वो इंस्पेक्शन अलाउ नहीं कर रही या सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं दे रही है एक मेंबर को रिक्वेस्ट करने के बावजूद, तो वो रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकता है, और रजिस्ट्रार फिर जो है वो कंपनी को कंपेल कर सकता है कि कंपनी लॉ के मुताबिक अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।